हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है रोटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कह रहा है कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो जाति आधारित जनगणना जो बिहार में हुआ है उसमें अगर हिंदू का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो क्या है, सर्वाधिक है। और कितना है तो 81.99% है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे मुस्लिम की जनसंख्या है और उसका कितना है तो 17.7% है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन बन गया है। तो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहली विदेशी विश्वविद्यालय जो बना है वो है कौन, डीकन विश्वविद्यालय। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ का विश्वविद्यालय है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे, फिनलैंड को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि नाटो का स्थापना कब हुआ है, तो 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ है, नाटो का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो सबसे बड़े शस्त्र आयातक बोल रहा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो आयात करता है शस्त्रों का वो कौन करता है दोस्तों, तो भारत करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है और तीसरे नंबर पे कतर है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो निर्यात करने वाला देश है शस्त्र का वो कौन है, तो 1 नंबर पर कौन है दोस्तों, अमेरिका हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों, इसमें 42वां स्थान भारत का रहा है। ठीक है, टोटल देशों का कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों, तो टोटल 55 देश ने भाग लिया था, जिसमें से भारत का स्थान कितना रहा है दोस्तों, तो 42 रहा है। पहले स्थान पे कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे जो देखा गया दोस्तों वो अमेरिका थे। ठीक है, पहले स्थान पे कौन, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों वो रामचंद्र पडौल बने हैं। कौन बने हैं, रामचंद्र पडौल। इसके किसके स्थान पे बने हैं दोस्तों, तो विद्या देवी भंडारी के स्थान पर बने हैं। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करेगा। कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल को स्थापित करने की घोषणा किया है दोस्तों, तो कितना किया जाएगा, तो 7 को किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया है। तो ग्राम सड़क योजना हेतु जो किया गया है बजट अनुमानित वो कितना किया गया है दोस्तों, तो 19,000 करोड़ रुपया किया गया है। इसके बाद एक बात यहाँ से और भी याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कितने रुपये खर्च किए गए हैं दोस्तों, तो 36,785 करोड़ रुपया किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी ना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों, तो ये 1 लाख रुपया कर दिया है। कितना कर दिया गया है दोस्तों, तो 1 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मालाबार नौसेना 2023 का जो अभ्यास किया गया है दोस्तों वो कहाँ किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो बच्चों के लिए जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों वो कौन है, उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जीता है दोस्तों वो ITBP के द्वारा जीता गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो लद्दाख में
में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति जो है सतीश कौशिक, उनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? वो तो अभिनेता भी हैं और निर्देशक दोनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित है? तो राज्यपाल के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन है? 3 सही होगा और 1 क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए मेघालय का जो है रमेश बैस दिया गया है, लेकिन रमेश बैस क्या है दोस्तों? मेघालय का नहीं है, बल्कि मेघालय का कौन बन गया है दोस्तों? जो अभी कुछ समय पहले जो बिहार के जो राज्यपाल थे वही क्या बन गए हैं? मेघालय के बन गए हैं। और उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है फागू चौहान। ठीक है, कौन बने हैं? फागू चौहान। और बाकी सभी क्या है दोस्तों? सभी सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा किसे दिया गया है दोस्तों? तो वो कब दिया गया है? तो 2005 में दिया गया है। और एससीओ में कुल सदस्यों का जो कितने सदस्यों का संगठन है दोस्तों? तो एससीओ जो है संघाई सहयोग संगठन जो है दोस्तों, इसमें टोटल 8 सदस्यों का संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 2001 में हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछ ले रहा है पर्यवेक्षक का दर्जा कब दिया गया है? तो 2005 में दिया गया, लेकिन स्थापना कब हुआ है? तो 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? तो यह गुजरात के किस जिले में है दोस्तों? तो ये गुजरात के मेहसाना जिले में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है दोस्तों, ये कौन से भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से क्या है दोस्तों? भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, और ये जो प्रतिमा स्थापित किया गया है दोस्तों, वो कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ठीक है, और इसको राजस्थान में किया गया है दोस्तों, और इसको हम विश्वास की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग दोस्तों 369 मीटर जो है फीट क्या है? ऊंची है। तो हम यहाँ पे 2-3 बात याद रखना। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की प्रतिमा संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है। इसकी स्थापना कहाँ है दोस्तों? ये मतलब कहाँ सिचुएटेड है? तो राजस्थान में सिचुएटेड है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 369 फीट क्या है? ऊंची है। तो ये सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो ये जो समिति का नाम है दोस्तों, वो है अभय कोका समिति। ठीक है, अभय कोका समिति, ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी एस्केप टनल है दोस्तों, उसकी लंबाई 272 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइनो ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? किस संस्था द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों? जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, किरण रिजिजू जो थे पहले हमारे देश के कानून मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें क्या बना दिया गया है? तो किरण रिजिजू को अब बना दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में इन्हें क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और इनके जगह पे किनको बना दिया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, तो किरण रिजिजू के जगह पे कानून मंत्री, जो नए कानून मंत्री बने हैं, वो कौन बन गए हैं? अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं। और किरण रिजिजू जो हैं अभी वर्तमान में क्या हैं? तो वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत किया गया है? तो जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत कौन किया है दोस्तों? तो LIC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पद्म पुरस्कार से आपका पूछ रहा है, तो पद्म पुरस्कार से क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्म पुरस्कार जो है टोटल कितने लोगों को किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से टोटल यहाँ पे दोस्तों 19 लोगों को किया गया है। ठीक है, 19 लोगों को किया है। और ध्यान रखना है कि जो 2023 में जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों, टोटल 106 पुरस्कार मिला है। ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री 91 लोगों को मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है? तो महिलाओं को जो पद्म पुरस्कार मिला है वो 19 लोगों को मिला है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का
विषय है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष जो कब मनाया दोस्तों, तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आखिर इसका विषय क्या है दोस्तों, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो जिसके सदस्य कौन होते हैं दोस्तों, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये अनुच्छेद कितना में वर्णन है दोस्तों, तो अनुच्छेद जो है 66 के 1 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 100 के 1 में है। इसे गणपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 100 के 1 में ये वर्णित किया गया है कि अगर निर्णयात्मक हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, बराबर होने पे जो अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, निर्णायक मत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब हुआ है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो पहली बार किया गया है दोस्तों, वो 1954 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है दोस्तों, वो किस पे निर्भर करते हैं, तो संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के यंत्र पर, के विन्यास पर, यानी इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी पैरामीटर्स जो है इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है, चुनाव के जो काम है दोस्तों, ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, के लिए राष्ट्रपति या विधान परिषद को लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। किसने कहा था कि संघात्मकता को तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं, क्योंकि ये जो कहा गया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों मेयर का जो कार्यकाल होता है जनरली वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन कई जगह ऐसे भी है दोस्तों कि जहाँ पे 5 वर्ष से कम का होता है। जैसे में दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 1 साल का ही होता है, लेकिन वही अगर बेंगलुरु की बात करें तो दिल्ली और बेंगलुरु का जो मेयर का कार्यकाल होता है दोस्तों वो 1 वर्ष का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं आपसे बोला गया है, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, 5 वर्ष। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है। तो कह रहा है कि थुंगन समिति जो है दोस्तों, थुंगन समिति 1988 में, यानी कि ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, थुंगन समिति कब होगा, थुंगन समिति 1988 में। वही अगर हम बात करें दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977, और BR मेहता समिति की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1957 में, और बाकी जो बच गया वो हो गया, यानी 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि मताधिकार यानी वोट देने के अधिकार की जो आयु सीमा था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, जो पहले 21 वर्ष था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था दोस्तों, तो ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या कर दिया गया, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस बात को बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोहरा समिति का संबंध है। तो बोहरा समिति का जो संबंध है दोस्तों राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई है। कब हुई है, 12 जुलाई 1982 को हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
उड़ान हुई थी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1975 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन जो है दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत और भी कौन कौन सी जाते हैं? जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि सभी क्या है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र। और वही अगर हम औद्योगिक सेंटर की बात करें दोस्तों, क्या औद्योगिक क्षेत्र इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री इत्यादि ये सभी जो है दोस्तों ये जो है सेकेंडरी सेक्टर के हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सेवा क्षेत्र जो है दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या करा दोस्तों? दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन सा दोस्तों? तो इसके लेखक कीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के व्यापार, विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े जारी किए जाते हैं दोस्तों वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो किस ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो वो जो ग्रह जो है दोस्तों उसका नाम क्या है? बुध है। और ये अपने जो है अक्ष पे ये जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है दोस्तों? तो ये 88 दिन में जो है कर लेता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो बलित पर्वत के उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि बलित पर्वत और कौन कौन से हैं, तो हिमायू, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सभी क्या है दोस्तों? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हिमालय, अल्पस, रॉकीज, अल्पास, एंडीज ये सब क्या है दोस्तों? बलित पर्वत के उदाहरण है। अगर हम बात करें दोस्तों पारसनाथ किसका उदाहरण है दोस्तों? तो पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा ये सभी जो पर्वत हैं वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस देश के बनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को बनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है दोस्तों? तो कांगो देश को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ पे हम बात करें हम्बोल्ट की, तो ये क्या है दोस्तों? ठंडी जलधारा का उदाहरण है। और ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। वही सुसीमा, इरमिंजर, क्यूरिसिको ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी गर्म जलधाराएँ का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ने का काम थालघाट दर्रा करता है। सॉरी, थालघाट नहीं दोस्तों, पालघाट दर्रा करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कौन दर्रा करता है दोस्तों? तो पालघाट दर्रा करता है। गलती हो गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई तथा सुकरी जो है दोस्तों ये लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो लूनी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में क्या है दोस्तों? स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना अगर पूछे तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में स्थित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दूध सागर जलप्रपात की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है गोवा में स्थित है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों? ये गोवा में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है माउंट कायोबो स्थित है। तो माउंट कायोबो जो स्थित है दोस्तों वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ पे एक बात है और भी 2-3 प्रश्न और भी पूछा जाता है दोस्तों। कहेगा कि दक्षिणी अंडमान जो है सैडल पीक यहाँ पे अंडमान निकोबार में सैडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। और इसकी ये सैडल पीक किस भाग में पड़ता है? तो सैडल पीक जो है दोस्तों उत्तरी अंडमान में पड़ता है। फिर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट भी है दोस्तों। देखिए माउंट कायोबो और माउंट हैरियट दोनों दक्षिणी अंडमान में है, लेकिन अगर आपसे सैडल पीक पूछेगा तो वो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों?
दोस्तों तो 5 राज्य हैं जो क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों कि नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, देखिए कौटिल्य है, तो कौटिल्य के जो पुस्तक है वो क्या है दोस्तों, तो कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र है। सोमदेव की अगर बात करें दोस्तों तो कथा सरित सागर सोमदेव का पुस्तक है। जयदेव का कौन है दोस्तों, तो जयदेव का गीत गोविंद जो पुस्तक है जयदेव का है। भद्रबाहु किनका है, तो भद्रबाहु का कौन है, तो कल्पसूत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस में आपको है दोस्तों, तो देख लीजिए 4 2 3 1 जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसके द्वारा आत्मकथा लिखा गया तो वो कौन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। और इनका जो आत्मकथा था दोस्तों उसका नाम क्या था, तो फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से क्या है दोस्तों। और एक बार जब फिरोज शाह तुगलक के बाद नाम आ ही गया है दोस्तों, तो इनसे संबंधित और भी कुछ प्रमुख घटना है, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था दोस्तों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान के रूप में जाना जाता है। फिर इसके द्वारा जो है एक नया कर सिंचाई कर लगाया गया था, जो कि उपज का 1/10 भाग होता था, जो क्या किया गया था, एक नया कर था जिसके जो किसके द्वारा लगाया गया था, सिंचाई कर, तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो जयपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया। तो मुगल साम्राज्य में जो नहीं आया दोस्तों वो डोमिंग पायस है। ठीक है, कौन है, डोमिंग पायस है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों मुगल साम्राज्य में नहीं आया। वही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे टॉमस रो की, तो टॉमस रो किसके समय में, तो टॉमस रो जहांगीर के कार्यकाल में आया। फिर वर्नियर की अगर बात करें, वर्नियर और ट्रेविनियस की, तो ये जो है दोस्तों वर्नियर किनके काल में, तो वर्नियर, एक मिनट फिर से देखिएगा यहाँ पे देखिए, टॉमस रो जहांगीर के काल में आया दोस्तों। वर्नियर की अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्नियर शाहजहाँ के कार्यकाल में आए हैं। ठीक है, शाहजहाँ के कार्यकाल में वर्नियर, और ट्रेविनियर जो आए हैं दोस्तों औरंगजेब के काल में। तो आखिर डोमिंग पायस किसके काल में, तो डोमिंग पायस जो आए हैं दोस्तों ये कृष्णदेव राय के काल में आए हैं। और ये है जो हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो है प्राचीन हिस्ट्री में ही हम इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है दोस्तों डोमिंग पायस जो है ये मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बुद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बुद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, 3 और 4 जो है दोस्तों क्या है, सही है। यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 हीनयान और महायान में बट गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये द्वितीय संगति में नहीं बल्कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी 2, 3, 4 आपका सही है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो है आपका कौन है दोस्तों, भारत का, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, तो इनमें से कोई क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है दोस्तों वो कौन है, बताइए। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जो बनाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था दोस्तों। लेकिन वही अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, जैसे ही भारतीय कहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजगोपालाचारी। तो याद रखिएगा। कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अहोम विद्रोह की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अहोम विद्रोह जो है 1828-29 में नहीं बल्कि 1828 में ही जो है इसका हुआ था। ठीक है, और ये असम के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है 1873 ईस्वी में। ये सब बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो मोती मस्जिद की अगर हम बात करें दोस्तों तो मोती मस्जिद जो है दोस्तों ये दिल्ली एवं आगरा के किले में है। कहाँ है दोस्तों, तो ये दिल्ली एवं आगरा के किले में है, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। वही अगर
अगर हम पंचमहल, सलाम सिटी का मकबरा, मैरियम पैलेस, ये सभी कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र मामले में जो है फांसी की सज़ा किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये जो दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को क्या गया था? दिया गया था। और ये आखिर कांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को ये घटना को अंजाम दिया गया था, काकोरी षड्यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया? तो कौन गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों? तो ये जो है हम बात करें तो प्रथम सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए में भाग नहीं लिए थे और ये 3 में भाग नहीं लिए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो देखिए कह रहा है कि जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो यही आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जवालो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, उसी तरह से एक और बात आपको ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण का जो विष्णु पुराण में किस वंश का से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और ये रावी नदी के बाएं तट पर जो है दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, और ये जो है कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। इस सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में जो व्यापारियों की सभा होती थी दोस्तों, उसे हम नगरम कहते थे। क्या कहा जाना जाता था? नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1977 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ? क्योटो में हुआ। ठीक है, क्योटो में हुआ, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम रामसर साइट जो है दोस्तों वो चिल्का झील है। ठीक है, कौन है? चिल्का झील। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट यानी सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, तो वो कौन होगा दोस्तों? सुंदरबन होगा, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। फिर कहेगा भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि, तो रेणुका होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होगा? सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका, और सबसे पहला तो चिल्का झील। ये सभी बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि 100 नहीं बल्कि 300 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाता है। जो दोस्तों आंसर क्वेश्चन जो लोग करवाते हैं उनका भी समय कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है, और उससे 10 मिनट ही ज़्यादा लग रहा है, और हम कहीं ना कहीं तो उससे 3 गुना ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे इरिटेट नहीं होना है, बल्कि इसको ध्यान से सुनना है, और धीरे धीरे आपको बार बार ये रिपीट होगा, और आपको कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है दोस्तों? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन जो है अदिश राशि है? तो अदिश राशि किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों? परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों? परिमाण है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आया न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों वो द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। लेकिन इससे संबंधित एक और भी बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा जो है पहले गति नियम से प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे जितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था दोस्तों उतना ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था। तो ये दोनों को ध्यान रखना है कि बल का व्यंजक द्वितीय गति नियम, बल का परिभाषा प्रथम गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ताप अगर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं दोस्तों, तो द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रवों की श्यानता क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। तो यानी कि इन दोनों के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। वही अगर हम गैस की, अगर यहाँ पे द्रव की जगह गैस रहता है दोस्तों, तो द्रव का भी, गैस का भी क्या होता है दोस्तों? ताप बढ़ाने पर और बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों, ये ज़्यादातर वृद्ध लोगों में होता है, और जब ये बीमारी हो जाता है दोस्तों, तो बाईफोकल लेंस को लगा करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो भेदन क्षमता की अगर बात करें दोस्तों, तो जो गामा किरण होता है उसका भेदन क्षमता अधिक होता है, लेकिन आयनन क्षमता जो है दोस्तों सबसे अधिक किसका होता है? तो आयनन क्षमता अल्फा किरण का होता है। ठीक है, अल्फा किरण। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भेदन क्षमता गामा किरण का अधिक और आयनन क्षमता अल्फा किरण का अधिक होता है। तो अल्फ़ा गामा से उल्टा रखिएगा, गामा अल्फ़ा, यानी कि भेदन क्षमता किसका? गामा का, और आयनन क्षमता किसका? अल्फ़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, किसका कौन खोज किया था ये आपको दिया गया है, तो एक जो दिया गया है वो क्या है दोस्तों? गलत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, दीर्घ किरण का कह रहा है कि रोंटजन के द्वारा खोज किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रोंटजन नहीं बल्कि मार्कोनी साहब के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, मार्कोनी के द्वारा खोज किया गया था। दीर्घ किरण किसके द्वारा दोस्तों? तो मार्कोनी के द्वारा खोज किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कह रहा है गामा किरण पॉल बिलार्ड, दृश्य न्यूटन, अवरक्त किरण हॉर्सेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितनी होती है? देखिए दोस्तों, जल में आपसे पूछ रहा है ध्वनि की चाल, तो जल में जो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों वो कितना होता है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर यही वायु में पूछ लिया जाता तब दोस्तों, तो वायु में जैसे ही पूछता आपका आंसर क्या हो जाता? 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, दो तरह का प्रश्न बन गया और दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के थक्का का पता लगने के में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि रक्त का थक्का को पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो वो सोडियम 24 का किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? तो सोडियम 24 का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? एक अच्छा जो ईंधन होता है दोस्तों, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें ये पता चलेगा कि उसका ऊष्मीय मान जो होता है क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए, यानी निम्न होना चाहिए। एक अच्छा ईंधन में क्या होना चाहिए दोस्तों? ऊष्मीय मान सबसे निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के और भी बहुत सारे अयस्क हैं दोस्तों जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बॉक्साइट, कोरंडम, कायोलाइट, कोवालिन इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्तों? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है दोस्तों, जो मोसले के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें जो आवर्तों की संख्या होती है दोस्तों वो 18 होती है, और वर्ग की संख्या 7 होती है, यानी 18 और 7 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोरेनसन द्वारा जो pH स्केल किस वर्ष दिया गया है? तो ये 1909 में बनाया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, pH स्केल किसके द्वारा दिया गया? तो सोरेनसन के द्वारा। कब दिया गया? तो 1909 ईस्वी में। ये सभी का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि pH स्केल जो होता है 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और 7 से जो कम रहेगा दोस्तों वो सब एसिडिक नेचर शो करता है, 7 से अधिक रहेगा वो बेसिक नेचर शो करता है। तो ध्यान रखना है इस बात को। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन जो होते हैं दोस्तों वो मुख्यतः कितने प्रकार के? तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, क्या क्या है? तो इसको हम कहते हैं असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो गंजापन के लिए जो जिम्मेदार कवक है दोस्तों उसे हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टीनिया कैपिटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे हैं? तो चावल, गेहूं और गन्ना जो है दोस्तों ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, क्या है? ग्रेमिनेसी कुल के पौधे। अगर कहेगा कि लहसुन, प्याज, लिलिएसी, लहसुन, प्याज, लिलिएसी जो है वो किसके कुल के? 1 मिनट। तो हम देख रहे थे दोस्तों कि लहसुन, प्याज जो है किस कुल का है दोस्तों? तो लिलिएसी कुल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि
बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बौने पौधे को लंबा करने में दोस्तों कौन सा हार्मोन सहायक है? तो वो है जिबरेलिन्स। ठीक है, कौन है दोस्तों? जिबरेलिन्स है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया है? तो कुरोसावा के द्वारा 1926 में किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन है दोस्तों? तो जो किसके द्वारा द्वितीयक उपभोक्ता में वैसे लोग आते हैं दोस्तों जो क्या होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता को जो अपना भोजन के रूप में लेते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बकरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो बकरी क्या होता है? बकरी घास भूसा खाता है दोस्तों, तो ये प्राथमिक में आ जाएगा, ये द्वितीयक में नहीं आएगा। ठीक है, वही भेड़ियाँ लोमड़ी ये सब क्या करता है? मांस को खाने का काम करता है, तो ये सब द्वितीय उपभोक्तक में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो राइबोसोम का जो नामकरण है दोस्तों वो रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? सही है। कह रहा है कि विभाजन में कायिक कोशिका में होता है, सही है। इसका विभाजन बहुत ही कम समय लगता है और इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये सभी सही है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों इसके द्वारा स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्या? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ? ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी तक जो है दोस्तों इसको 3 बार जो है क्या किया गया है नोबेल पुरस्कार से? 1917 में, 1944 में, 1963 में जो है। अभी रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 8 मई को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 8 मई को क्या किया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मांडी झागोर नृत्य का संबंध कहाँ से है? मांडी झागोर नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है दोस्तों? तो इसका संबंध कहाँ से है? गोवा से है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ से है दोस्तों? तो गोवा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय जो पुरस्कार है दोस्तों वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कहेगा जबकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। कहेगा द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं कौन है? खुशवंत सिंह हैं। ठीक है, खुशवंत सिंह हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बाद मैथ के प्रश्न हैं। मैथ के प्रश्न को जितने भी इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है ट्यूटोरिया में, तो एक जगह पे सबको इकट्ठा करके मौसम मैम के द्वारा आपको इसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी है तो किस तरह का सुधार होना चाहिए ये कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।